हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की इस सीरीज़ में पिछली क्लास तक हम लोग अनुच्छेद 106 तक पढ़ चुके हैं। तो जो विद्यार्थी पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, जाकर देख लें। आज हम लोग अनुच्छेद 107 शुरू करेंगे और अनुच्छेद 107 से लेकर अनुच्छेद 111 तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 107 से लेकर अनुच्छेद 111 तक में मुख्य रूप से ये बताया गया है कि वास्तव में संसद कैसे कैसे कानून बनाती है, कितने प्रकार के विधेयक लाती है और इन विधेयकों पर कैसे कैसे प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अनुच्छेद 107 शुरू करें। उसके पहले इसके कुछ शब्द देखेंगे जो यहाँ पर अभी प्रयोग में आएंगे। हालांकि इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी अभी प्रयोग में आएंगे, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तब हम लोग अनुच्छेद 107 शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 79, और अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में देखे हैं। और अनुच्छेद 79 ये बताता है कि वास्तव में किसी भी देश की व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए यह जरूरी होता है कि उसकी एक विधायिका हो जो उस देश के लिए नियम और कानून बनाने का कार्य करे। और हमारे देश की जो विधायिका पाई जाती है वह दो स्तर पर पाई जाती है। एक संघ स्तर पर विधायिका पाई जाती है जिसे संसद कहते हैं, जो समूचे देश के लिए नियम और कानून बनाती है। इसी तरह एक राज्य स्तर पर विधायिका पाई जाती है जिसे राज्य विधानमंडल कहते हैं, जो अपने राज्य सीमा के अंदर रहते हुए नियम और कानून बनाती है। तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं संघ, तो आज हम लोग बात करेंगे कि संसद कैसे कैसे कानून बनाती है। और अनुच्छेद 79 में ही देखे थे कि वास्तव में जो संसद है इसका गठन राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। हम लोग अनुच्छेद 79 में ही देख चुके हैं कि वास्तव में जो संसद होती है वह राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। और हम लोग उसी में डिस्कस कर चुके थे कि वास्तव में कभी भी अगर ये पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के अंग तो होते हैं 3, लेकिन अगर ये पूछा जाए संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के सदन होते हैं 2, राज्यसभा और लोकसभा। वर्तमान समय की बात किया जाए तो इसमें 245 सदस्य हैं, और लोकसभा की बात किया जाए तो इसमें 545 सदस्य हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने अधिकारी के बारे में देखा था कि इसके जो अधिकारी पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं सभापति, और ये जो सभापति होते हैं यह वास्तव में उपराष्ट्रपति होते हैं। ये क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार एक और अधिकारी पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है उपसभापति। उपसभापति। ठीक है, इसी प्रकार हम लोगों ने लोकसभा में देखा था कि लोकसभा में जो अधिकारी पाए जाते हैं वह होते हैं एक अध्यक्ष, ये जो अध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, और एक पाए जाते हैं उपाध्यक्ष। और ये जो उपाध्यक्ष होते हैं यह भी लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये जो उपसभापति होते हैं यह भी वास्तव में राज्यसभा के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद इसमें भी एक शब्द और आएगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के कुल सदस्यों के, लोकसभा के कुल संख्या के लगभग 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा के कुल संख्या की 15% जो होती है एक मंत्री परिषद भी होती है। क्या होती है? एक मंत्री परिषद होती है। और इस मंत्री परिषद में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लोकसभा के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, इन सारी के सारी चीज़ों को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी इनका प्रयोग हमारे संसद कैसे कैसे कानून बनाती है उसमें आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 107।
अनुच्छेद 107 में है विधेयकों के बारे में प्रक्रिया। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि वास्तव में विधेयक ही क्या है। सबसे पहले बात ये करते हैं कि वास्तव में ये विधेयक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी संसद को कोई कानून बनाना होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी संसद की बात करें इसका मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों की बात किया जा रहा है। जब भी संसद को कोई कानून बनाना होता है तो सबसे पहले एक लिखित दस्तावेज लाया जाता है और इस लिखित दस्तावेज में वास्तव में ये बताया गया होता है कि हाँ, ये कानून किस विषय पर है और अगर यह कानून बना दिया जाएगा तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, और इसी लिखित दस्तावेज को ही विधेयक कहा जाता है। ठीक है, इसी लिखित दस्तावेज को ही विधेयक कहा जाता है और यह विधेयक जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और यदि इस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देता है या हस्ताक्षर कर देता है तो ये विधेयक कानून या अधिनियम में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 107 की बात करें विधेयकों के बारे में प्रक्रिया का मतलब यह है कि जब कोई भी विधेयक लाया जाएगा और वह दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचे और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर दे या अपनी अनुमति दे दे तो वह विधेयक जो है कानून या अधिनियम में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वास्तव में विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखते हैं कि ये जो वास्तव में विधेयक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। विधेयक जो होते हैं वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको थोड़ा समझिएगा। एक हो गया साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। दूसरे नंबर पे बात किया जाए, एक हो गया संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तीसरे नंबर की बात किया जाए, एक हो जाएगा धन विधेयक, चौथे नंबर की बात करें तो एक हो जाएगा वित्त विधेयक। क्या हो जाएगा? वित्त विधेयक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इन विधेयकों को भी लाने के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इन विधेयकों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक को कहा जाता है सरकारी और एक को कहा जाता है गैर सरकारी विधेयक। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। यदि कोई विधेयक किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है तब उस विधेयक को कहा जाता है सरकारी विधेयक। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी विधेयक को किसी मंत्री के द्वारा लाया जाए तब तो कहा जाएगा सरकारी विधेयक, और मंत्री को छोड़कर कोई भी व्यक्ति यदि विधेयक लाता है तब उसे कहा जाएगा गैर सरकारी विधेयक। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। अगर कोई विधेयक इस मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा लाया जाता है तब तो उसे कहा जाएगा कि यह विधेयक वास्तव में सरकारी विधेयक है। लेकिन इस मंत्री परिषद को छोड़कर चाहे लोकसभा के सदस्य द्वारा लाया जाए चाहे राज्यसभा के सदस्य द्वारा लाया जाए, वो सारे के सारे विधेयक गैर सरकारी में आएंगे। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस मंत्री परिषद में राज्यसभा के भी सदस्य जाते हैं, लोकसभा के भी सदस्य जाते हैं, और इनकी कुल संख्या जो होती है वह लोकसभा के कुल संख्या के अधिकतम 15% होती है। और इस 15% में इसके जो मंत्री परिषद के जो प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस 15% में लोग जो आएंगे, लगभग 81 से 82 आएगा। ये जो 81 से 82 लोग होंगे, अगर वो कोई विधेयक लाते हैं तब कहा जाएगा सरकारी, और 81 से 82 लोगों को छोड़कर कोई विधेयक लाया जाता है तब सारे के सारे कहे जाएंगे गैर सरकारी। यहाँ पर सत्ता और विपक्ष का कोई मतलब है नहीं। मतलब है तो 81 लोग, लेकिन जो 81 ही लोग से थोड़ी ना मिलकर सत्ता बनी है। लोकसभा में तो और भी लोग हैं इनके पक्ष के। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि सत्ता पक्ष विपक्ष, तो ऐसा नहीं है। अगर मंत्री के द्वारा लाया गया तो सरकारी, और मंत्री को छोड़कर कोई भी लाता है चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, तो सारे के सारे विधेयक होंगे गैर सरकारी। अब हम लोग बात करते हैं एक एक विधेयक साधारण विधेयक की। अब हम लोग बात करते हैं साधारण विधेयक की।
तो साधारण विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा व लोकसभा कहीं से भी किया जा सकता है। इसकी शुरुआत राज्यसभा व लोकसभा कहीं से भी किया जा सकता है, और जब ये एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में भी पारित होकर फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और यदि राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वह विधेयक कानून में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि साधारण विधेयक की शुरुआत लोकसभा एवं राज्यसभा किसी भी सदन से किया जा सकता है, और दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो यह विधेयक कानून में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है। ध्यान दीजिए, एक सदन कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाता है। यहाँ से पारित होकर चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ से पारित होकर चाहे यहाँ आए। मतलब यदि एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन इस विधेयक को पारित नहीं करता है, इसका मतलब यह है कि एक सदन तो कानून बनाना चाहता है लेकिन दूसरा सदन कानून नहीं बनाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि दोनों सदनों में विरोधाभास की स्थिति है, दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति है। अब किन किन स्थितियों में गतिरोध हो सकता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन इसमें मतदान ही नहीं करता है, वो मतदान भी करता है, तो मान लीजिए मतदान के माध्यम से बिल्कुल इसे असफल कर देता है और मतदान ये कर देता है कि हम ये विधेयक बनाना ही नहीं चाहते हैं। एक तो मान लीजिए क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तब भी ये माना जाएगा कि एक सदन तो बनाना चाहता है लेकिन दूसरा सदन नहीं बनाना चाहता है। लेकिन मान लीजिए एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाए और दूसरा सदन ये कहे कि हम आपके विधेयक को पारित करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ये जो विधेयक लाए हो इसमें आप कुछ संशोधन कीजिए, और पहला सदन इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो, फिर भी माना जाएगा कि दोनों सदनों में गतिरोध है। इसका मतलब यह है कि दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि संशोधन की बात तो किया जाए लेकिन पहला सदन इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो। ठीक है। और तीसरी स्थिति में यह हो सकता है कि एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाए और दूसरा सदन इस पर कोई प्रतिक्रिया ही ना जाहिर करे, और अगर एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो ये माना जाएगा कि दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति है या विरोधाभास की स्थिति है। और यदि साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदनों में किसी भी प्रकार की गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, तो हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति बुलाएगा। फिर से समझिए, अगर साधारण विधेयक के मामले में किसी भी प्रकार की गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब यह है कि ये सदन भी आएंगे, इस सदन के भी सदस्य आएंगे और दोनों सदनों की बैठक जो है एक साथ होगी। ये 245 सदस्य भी आएंगे और ये 545 सदस्य भी आएंगे, और इसमें जो निर्णय लिया जाएगा वह निर्णय लिया जाएगा बहुमत के आधार पर। क्या लिया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा बहुमत के आधार पर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्य सिर्फ 245 हैं और लोकसभा के सदस्य जो है 545 हैं। इसका मतलब यह है कि लोकसभा की संख्या जो है अधिक है, तो लोकसभा की संख्या अधिक है। इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो यहाँ पर हमेशा जो बहुमत होगा वह लोकसभा के पक्ष में ही होगा। अगर कोई विधेयक राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाता है और लोकसभा इसे पारित नहीं करती है तो जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा फिर भी ये पारित नहीं होगा। लेकिन यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में विरोधाभास की स्थिति है और तब राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो लोकसभा अपनी संख्या के बल पर ही उस विधेयक को पारित कर देगी। ठीक है, ये तो हो गया एक बात। अब एक चीज़ और समझिए, अनुच्छेद 108 के अनुसार जब राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो बात ये आती है इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करेगा वह करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष।
लेकिन मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, तब अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष, और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं हैं तब अध्यक्षता करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्थिति में राज्यसभा के सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सभापति होते हैं यह वास्तव में भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, अगर अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तब उसकी अध्यक्षता या तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अगर उपसभापति भी नहीं है तो संसद किसी भी सदस्य को अपना अध्यक्ष चुन सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में सभापति अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। अब बात करते हैं कि क्या अभी तक भारत के इतिहास में कभी भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? क्या किसी भी साधारण विधेयक के मामले में अभी तक कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो हम लोग कहेंगे हाँ, अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। अब देखते हैं कि किन किन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है और कब कब बुलाया गया है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वह बुलाया जाता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960 के मामले में। सबसे पहले ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वह बुलाया जाता है दहेज प्रतिषेध एक्ट 1960 के मामले में। वास्तव में ये जो अधिनियम होता है वह 60 में लाया जाता है, लेकिन इस पर जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है यह बुलाया जाता है 6 मई 1961 को, ठीक है भाई। विधेयक 1 साल पहले लाया गया, लेकिन विरोधाभास की स्थिति है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, उसके बाद ही तो बुलाया गया, तो 6 मई 1961 को बुलाया गया था। ये हो गया। दूसरे नंबर पे बैंकिंग विधेयक 1977 के मामले में भी एक बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। और जब इसके मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो इसके जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वह बुलाया जाता है 16 मई 1978 को। देखिए यहाँ पर 6 मई है, यहाँ पर 16 मई है। ये भी 1 साल बाद लाया गया और ये भी 1 साल बाद संयुक्त अधिवेशन हुआ। और तीसरा जो संयुक्त अधिवेशन होता है वह होता है पोटा कानून के मामले में, पोटा कानून 2002 के मामले में। और इसका जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है ये बुलाया जाता है 2 मार्च 2002, ठीक है। तो अभी तक अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुला चुका है, एक बार 1961 में, 1978 में, 2002 में। और संयोग की बात यह है कि इन 3 के तीनों अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जो 3 के तीनों अधिवेशन में शामिल थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इन 3 के तीनों अधिवेशन में शामिल थे। वाजपेयी, ठीक है। ये पूरा का पूरा हो गया साधारण विधेयक। अब हम लोग शुरू करते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ध्यान दीजिएगा, को थोड़ा मिटा देते हैं तब। संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा और लोकसभा कहीं से भी हो सकता है। पहली बात तो ये बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक है क्या। ऐसा विधेयक जिसके माध्यम से संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, उसमें कुछ जोड़ना हो, कुछ घटाना हो, कोई नए प्रावधान शामिल करने हो, कोई पुराने प्रावधान हटाना हो। संविधान में कुछ भी परिवर्तन किया जाता है तो ये माना जाएगा कि वास्तव में जो विधेयक लाया गया है वह संविधान संशोधन विधेयक है।
और संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा व लोकसभा कहीं से भी किया जा सकता है। और जब दोनों सदनों से पारित होकर यह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर अनुमति दे देगा तो यह माना जाएगा कि वास्तव में संविधान में संशोधन हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत दोनों सदनों से तो हो सकती है, लेकिन मान लीजिए एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन इसे पारित नहीं करता है या दूसरे सदन में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोगों ने साधारण विधेयक के मामले में देखा कि एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में अगर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन यदि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों में किसी भी प्रकार की गतिरोध उत्पन्न होता है या विरोधाभास उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। अगर दोनों सदनों में किसी भी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो संविधान संशोधन विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक समाप्त हो जाएगा। हालांकि वैसे बात किया जाए तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक के बारे में और डिटेल में बताया गया है कि इसमें मतदान कैसे होता है, कितने प्रकार के विधेयक लाए गए हैं। तो जब हम लोग अनुच्छेद 368 देखेंगे या कह सकते हैं भारतीय संविधान का भाग 20 देखेंगे तो ये चीज़ें और स्पष्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन विधेयक हो गया। अब बात करते हैं धन विधेयक। और धन विधेयक के बारे में देखिए, अनुच्छेद 9 में है धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। यहाँ पर एक शब्द है विशेष प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। विशेष प्रक्रिया का मतलब ही है कि इसके लिए जो प्रावधान किया गया है वह वास्तव में साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक से कुछ अलग किया गया है। तो क्या अलग किया गया है आप समझिएगा। धन विधेयक की शुरुआत सदैव लोकसभा से किया जाता है और लोकसभा में जब किया जाएगा तो वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किया जाएगा और लोकसभा से पारित होकर यह राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा इस पर अधिकतम 14 दिन तक बहस कर सकता है। 14 दिन के यदि अंदर राज्यसभा इसे लोकसभा को वापस कर देता है तो लोकसभा इसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये माना जाएगा विधेयक पारित हो गया। और यदि लोकसभा से राज्यसभा में आता है और राज्यसभा 14 दिन तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि वास्तव में राज्यसभा ने भी इसे उसी रूप में पारित कर दिया जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया था। या मान लीजिए लोकसभा से राज्यसभा में आता है और राज्यसभा 14 दिन के अंदर लोकसभा को यह सिफारिश करते हैं कि आपका विधेयक तो सही है लेकिन आप इसमें कुछ संशोधन कीजिए या संशोधन की सिफारिश करते हैं, तो लोकसभा चाहे तो इनके संशोधन की सिफारिश को स्वीकार करे चाहे तो अस्वीकार करे। किसी भी प्रकार से लोकसभा इनके बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि धन विधेयक के मामले में पूरा का पूरा जो एकाधिकार दिया गया है वह लोकसभा को दिया गया है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक प्रतिक्रिया 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन से ज़्यादा कुछ भी करने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है, ये हो गया धन विधेयक। अब देखते हैं वित्त विधेयक। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, विद्यार्थी हमेशा धन विधेयक और वित्त विधेयक में गलती कर देते हैं। वित्त विधेयक का जो प्रावधान किया गया है वह हमारे संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है और वहाँ पर वित्त विधेयक को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक को कहा जाता है वित्त विधेयक, एक को कहा जाता है वित्त विधेयक प्रथम और एक को कहा जाता है वित्त विधेयक सेकेंड। इसका जो प्रावधान किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 117 के फर्स्ट में और इसका जो प्रावधान किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 117 के थर्ड में। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो वित्त विधेयक और धन विधेयक को समझिएगा। आय से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं वो सारे के सारे विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। आय या पैसों से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं वो सारे के सारे विधेयक जो होते हैं वह वित्त विधेयक होते हैं।
लेकिन बात किया जाए धन विधेयक क्या है, तो धन विधेयक सिर्फ वही धन विधेयक माना जाएगा जिसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। और वास्तव में कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसको प्रमाणित जो करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और इस संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय जो होता है वह अंतिम होता है। ध्यान से समझिएगा। धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में दिया गया है कि क्या कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं। और कोई विधेयक धन विधेयक किस प्रकार है, ये प्रमाणित करने का अधिकार जो दिया गया है वह वास्तव में लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है, और इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है। और पैसों से संबंधित सारे के सारे विधेयक जो होते हैं वह वित्त विधेयक होते हैं। इसका मतलब ये है, ये अगर बात करें धन विधेयक है तो ये जो होता है यह वास्तव में वित्त विधेयक होता है। हम कह सकते हैं कि सारे के सारे धन विधेयक जो होते हैं वह वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है, तो धन विधेयक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं वित्त विधेयक के बारे में प्रावधान। धन विधेयक के बारे में एक चीज़ और थोड़ा समझिएगा। यदि धन विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में आता है, लोकसभा से आता है राज्यसभा में, और राज्यसभा पहली बात तो गतिरोध उत्पन्न कर ही नहीं सकता, और जब गतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा इसका मतलब यह है कि धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं वित्त विधेयक प्रथम के बारे में, उसके बाद देखेंगे वित्त विधेयक सेकेंड के बारे में। वित्त विधेयक से प्रथम जो है बिल्कुल धन विधेयक की भांति ही होता है। यह दो मामलों में बिल्कुल धन विधेयक की भांति ही होता है। वित्त विधेयक प्रथम जो लाया जाएगा वह सदैव लोकसभा में ही लाया जाएगा और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। दो मामलों में, एक तो लोकसभा में लाया जाएगा, दूसरा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। बाकी सारी की सारी जो प्रक्रिया होगी वह साधारण विधेयक की भांति ही होगी। इसका मतलब यह है वित्त विधेयक प्रथम के मामले में दूसरा सदन जो है गतिरोध या विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, और जब विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, तीसरे अब देखते हैं वित्त विधेयक सेकंड। वित्त विधेयक द्वितीय जो होता है वह धन विधेयक से बिल्कुल अलग होता है, और इसकी शुरुआत राज्यसभा व लोकसभा कहीं से भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि जब भी एक सदन में लाया जाएगा, एक सदन से पारित करके दूसरे सदन में भेजा जाएगा, तो एक सदन से दूसरे सदन में भेजने से पहले इस सदन को राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा में मतदान हुआ और लोकसभा में भेजना है, तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा तब भेजिएगा। और यहाँ पर हुआ, यहाँ पर मतदान होगा, जब लोकसभा को राज्यसभा में भेजना होगा तो ये पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा तब यहाँ पर भेजेगा। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है वह साधारण विधेयक की भांति ही होता है। दूसरा सदन इसे स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। दोनों सदनों में विरोधाभास की स्थिति होने पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 111 की। अनुच्छेद 111 में है विधेयकों पर अनुमति। ध्यान से समझिएगा। विधेयकों पर अनुमति का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर कर देता है या अनुमति दे देता है तब तो यह विधेयक कानून में बदल जाएगा। लेकिन यदि विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है या अपनी अनुमति रोक लेता है तब क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझिएगा। इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो का मतलब ही होता है रोकना। ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना अन्य देशों के राष्ट्रपति की शक्ति से किया जाता है तो ये प्राप्त होता है कि वास्तव में भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से वीटो शक्तियां जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। एक तो हो गया आत्यांतिक वीटो, एक हो गया आत्यांतिक वीटो, दूसरे नंबर पे एक है निलंबकारी वीटो, तीसरे नंबर की बात किया जाए एक हो गया
पॉकेट वीटो, इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति 3 प्रकार से किसी विधेयक को रोक सकता है। कैसे, एक बार में समझिएगा। यदि दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति अनुमति दे देगा तो विधेयक कानून में बदल जाएगा। लेकिन मान लीजिए विधेयक रोकता है, इसका मतलब यह है राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। क्या क्या कर सकता है? एक तो यह कर सकता है कि दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, राष्ट्रपति इस विधेयक को समाप्त कर दे। और जब राष्ट्रपति इस विधेयक को समाप्त कर देगा, इसका मतलब यह है विधेयक समाप्त हो गया। अब किन किन स्थितियों में राष्ट्रपति विधेयक को समाप्त कर सकता है? 2 स्थितियों में कर सकता है। एक तो यह हो सकता है कि मान लीजिए कोई विधेयक जो है गैर सरकारी हो और मंत्रिपरिषद इसे पारित करना नहीं चाहती हो, तब दोनों सदनों से पारित होकर यदि राष्ट्रपति के पास जाता है तो मंत्रिपरिषद के प्रमुख जो प्रधानमंत्री हैं वह राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि वास्तव में इस विधेयक को आप समाप्त कर दीजिए, तो राष्ट्रपति इस विधेयक को समाप्त कर देंगे। एक स्थिति यह हो सकती है कि मान लीजिए कोई विधेयक मंत्री के द्वारा ही लाया गया हो और वह दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, लेकिन अब मंत्रिपरिषद को लगता है कि वास्तव में इस विधेयक को इस रूप में न लाकर किसी अन्य रूप में लाना चाहिए था। फिर भी प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देकर उस विधेयक को समाप्त कर सकते हैं। तो आत्यंतिक वीटो का जब भी प्रयोग किया जाएगा तो राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। दूसरा होता है निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास मान लीजिए दोनों सदनों से पारित कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति एक बार उस विधेयक को दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं कि वास्तव में आप इस विधेयक पर एक बार फिर से पुनर्विचार कीजिए, तब यहाँ पर भेजिए। और दूसरी बार दोनों सदन पुनर्विचार करके अथवा बिना पुनर्विचार किए राष्ट्रपति को वह सलाह देते हैं, वह विधेयक फिर से देते हैं, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। इसका मतलब यह है कि वास्तव में राष्ट्रपति ने उस विधेयक को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन कुछ देर के लिए विलंब कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं पॉकेट वीटो क्या है। पॉकेट वीटो का मतलब यह है कि हमारे संविधान में ये नहीं बताया गया है कि कोई विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर कितने समय के अंदर अंदर उस विधेयक पर प्रतिक्रिया देगा। इसी बात का ध्यान में रखते हुए मान लीजिए कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया ही न दे। भाई सदन का काम यह है, राष्ट्रपति से पूछेंगे, राष्ट्रपति ये कहेंगे हाँ चलिए हम जल्द से जल्द सिग्नेचर करके दे देंगे। लेकिन मान लीजिए सिग्नेचर ही नहीं करें, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति ने इसे अपने पॉकेट में रख लिया है। पॉकेट में मतलब ये नहीं हमेशा वो पॉकेट में ही रखेगा, लेकिन ये मान लिया जाता है कि उसने अपने पॉकेट में रख लिया है। तो इस प्रकार की वीटो को कहा जाता है पॉकेट वीटो। और अभी तक भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार ही पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है और इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किए हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, इनके द्वारा जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है 1986 में। और किस विधेयक के मामले में किया जाता है? तो यह किया जाता है डाक अधिनियम के मामले में। ठीक है, तो अभी तक पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है सिर्फ एक ही बार हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन सब का अपवाद कुछ है वो भी ध्यान दीजिएगा। अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक है तब उसमें 3 के तीनों वीटो का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है और वह दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। और तीसरे में बात किया जाए धन विधेयक, तो धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति आत्यंतिक वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, निलंबकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, आत्यंतिक एवं पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब यह है जब धन विधेयक लाया जाता है तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है, और जब राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया गया है तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, कोई प्रतिक्रिया न दे हो सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस भेज नहीं सकते हैं धन विधेयक को। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं वित्त विधेयक की। तो वित्त विधेयक में भी राष्ट्रपति 3 के तीनों प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है।
ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि वास्तव में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन किसी भी समय राष्ट्रपति इस लोकसभा को भंग कर सकती है। ये हम लोग अनुच्छेद 85 में देख चुके हैं। इसका मतलब यह है, मान लीजिए कोई विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में जाता है और उस समय लोकसभा भंग हो जाए, तब उस विधेयक पर क्या क्या प्रतिक्रिया होंगी। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब हम लोग उसको देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा के विघटन का विधेयक पर प्रभाव। एक है प्रभाव, प्रारंभ कहाँ से होगा, स्थिति कहाँ पर होगी, प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई विधेयक राज्यसभा से शुरू होता है और वह लोकसभा में पहुंचता है, और लोकसभा में जैसे ही पहुंचता है लोकसभा विघटित हो जाए, तब जो है वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है प्रारंभ यदि राज्यसभा से हो रहा है और स्थिति अभी लोकसभा में है, तब विधेयक जो होगा वह हो जाएगा समाप्त। ठीक है, मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा से शुरू होता है, अभी राज्यसभा में है और इसी समय लोकसभा का विघटन हो जाए, फिर भी हो जाएगा विधेयक समाप्त। इसका मतलब यह है, मान लीजिए लोकसभा से प्रारंभ होता है और अभी राज्यसभा में वह विधेयक पहुंचा हुआ है और उसके उसी समय लोकसभा का विघटन हो जाए, फिर भी विधेयक का हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तीसरे नंबर पर यह हो सकता है कि मान लीजिए कोई विधेयक राज्यसभा से शुरू हुआ है और अभी राज्यसभा में ही है और विधेयक का अंत हो जाए, राज्यसभा से शुरू हुआ है, अभी राज्यसभा में ही है और लोकसभा का अंत हो जाए, तब विधेयक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब राज्यसभा से शुरू हुआ है और अभी राज्यसभा में ही है, तब विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चौथी स्थिति यह हो सकती है कि कोई विधेयक लोकसभा से शुरू हो और अभी लोकसभा में ही हो, तभी लोकसभा भंग हो जाए, तब विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि लोकसभा से शुरू हुआ और अभी लोकसभा में ही है, तब विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त। ठीक है, और क्या स्थिति हो सकती है, मान लीजिए कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तब यदि विधेयक समाप्त हो जाता है, तब लोकसभा यदि भंग हो जाती है, तब विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक स्थिति हो सकती है, मान लीजिए दोनों सदनों में किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की तारीख की घोषणा कर दी जाती है और तब लोकसभा यदि विघटित हो जाए, तब विधेयक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा था विधेयकों के बारे में प्रक्रिया। एक बार में हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, एक बार में ना आए तो 2 बार देखिएगा, लेकिन अगर एक बार आप इसे अच्छे से समझ लेते हो तो यह जल्दी से भूल नहीं पाओगे। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। साधारण विधेयक की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, हाँ संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा लोकसभा दोनों से। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत सदैव लोकसभा से, सदैव लोकसभा से, और राज्यसभा के पास अधिकतम 14 दिन। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। वित्त विधेयक के मामले में अलग अलग प्रावधान है। अगर ये पूछा जाए वित्त विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है तो हाँ संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अब उसके बाद आता है पॉकेट विटो। साधारण विधेयक के मामले में तीनों पॉकेट विटो का प्रयोग किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में किसी भी प्रकार की विटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक के मामले में 2 वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो पुनर्विचार की अवधारणा आई, राष्ट्रपति को जो पुनर्विचार की शक्ति दी गई है, यह वास्तव में 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, और हमें लगता है कि कुछ इसमें छूटा है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिला हुआ होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।